एसआईआर जिस तरह बिहार में कराई गई, एसआईआर नहीं थी, बिहार चुनाव भाजपा जिताओ अभियान। अभी असली एसआईआर किसी का होने की जरूरत है, वो चुनाव आयोग की खुद है। डिफॉर्म कैसे हो गया? चुनावी प्रक्रिया में हमें भरोसा पैदा करना चाहिए, भ्रम नहीं। भ्रम और भय के जो है वो गटर से भरोसे के पर शटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। लोकसभा में चुनाव सुधारों और साथ ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा चल रही है और चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने की। उन्होंने ये कहा कि देश के 12 राज्यों में किया जा रहा एसआईआर गैर कानूनी है और संविधान में पूरे राज्य में एक साथ एसआईआर को लेकर कोई कानून नहीं, इसे तत्काल रोका जाए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि देश में चुनावों से पहले डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने पर रोक लगनी चाहिए। चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए और साथ ही चुनाव आयुक्त के चयन करने वाली कमेटी में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई को शामिल करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहस को ईवीएम की तरफ मोड़ते हुए आरोप ये लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग को डायरेक्ट कर रहा है, जिससे देश का चुनाव प्रभावित हो रहा है। राहुल गांधी ने पूछा कि सीजीआई को आखिर क्यों हटाया गया, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और इसी दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए वहां पर वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती हुई है। अखिलेश ने चुनौती तक दे दी कि जहां पर भी उपचुनाव में बीजेपी जीती वहां 2027 में वो जीत कर दिखा दे। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। अब किसके दावों में कितना दम है, आज इसी पर करेंगे मेहमानों से चर्चा दहाड़ की अपनी बड़ी बहस में। लेकिन उससे पहले वार पलटवार। Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka. We have proven this in Maharashtra. हम इस देश के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए हम वोट की राजनीति नहीं करते। हम राजनीति देश की करते हैं कि जो लोग एसआईआर में, मेरे माँ पिताजी का नाम कटा, मेरे माँ पिताजी गांव में नहीं थे, मेरे माँ पिताजी शहर में रहते हैं, मेरे साथ दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम कटा और मुझे खुशी है कि उनका नाम कटा, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं तो किसी कीमत पर बिहार में वोट देने के अधिकारी नहीं थे। एसआईआर में वोट यदि डिलीट हुआ तो फायदा आरजेडी कांग्रेस को हुआ। सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। तो आइए पहले आपके सामने सवाल रखूंगी, फिर उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। सबसे पहला सवाल आज यही है कि चुनाव सुधार के नाम संसद में संग्राम। मुद्दा चुनाव सुधार, विपक्ष वर्सेस सरकार। वोट चोरी का नैरेटिव संसद में कितना इफेक्टिव? एसआईआर की लड़ाई फिर ईवीएम पर आई और विपक्ष का एसआईआर दर्द यानी कि सर दर्द क्या अब दूर होगा मर्ज? हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी, विशाल लोधी है कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में मौजूद, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अब से थोड़ी देर बाद चर्चा में मौजूद रहेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन है, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत विशाल लोधी जी आपके साथ करूंगी, क्योंकि आप लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि संसद में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। आज चर्चा तो कर ली,
चुनाव सुधारों की बात आप भी करते हैं, लेकिन एसआईआर के साथ दिक्कत को बरकरार रखते हुए, लेकिन आज ऐसा क्यों लगा कि वापस आप लोग ईवीएम को दोषी ठहराने पर आमादा हो गए? यानी कि एसआईआर का मुद्दा क्या जमीन पर उतना इंपैक्टफुल नहीं रहा कि वापस से आपको ईवीएम पर लौटना पड़ा और अब लड़ाई ईवीएम वर्सेस बैलेट पर होने वाले चुनावों को लेकर होगी? देखिए पूर्णिमा जी, जहां तक एसआईआर का जो सवाल है, आज पूरे देश में एसआईआर एक प्रमुख मुद्दा बनकर इसलिए उभरा है क्योंकि चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो चाहे बिहार का चुनाव हो, दोनों चुनाव में हमने एसआईआर के माध्यम से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाकर, जिस तरह वोट काट कर भारतीय जनता पार्टी की विजय रथ की जमीन तैयार करने का काम जो चुनाव आयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका भंडाफोड़ भी तो पूरे देश के सामने जनता ने देखा है। तो आज कहीं ना कहीं एसआईआर एक बड़ा मुद्दा पूरे देश के सामने चुनौती के रूप में उभर चुका है। आज वोटों की चोरी सिर्फ एक नारा नहीं है, आज आप खुद देखिए कि कितने 65 लाख से ज्यादा वोट जो बिहार में काट दिए गए, क्या उस पर चुनाव पे असर नहीं पड़ा होगा? और आज चुनाव आयोग कटघरे में क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि आप खुद देखिए बिहार चुनाव के दौरान जो आम जनमानस के खातों पे जो भारतीय जनता पार्टी और जो उसकी सहयोगी पार्टी के द्वारा पैसा पहुंचाने का काम किया गया, इसकी जिम्मेदारी थी इस पर रोक लगाने की। क्या उस पर रोक लगाई गई? कहीं ना कहीं चुनाव इस तरह की चीजों से भी बहुत प्रभावित होता है, और जब भी चुनाव प्रभावित होता है तो उस प्रकार की गतिविधियों को रोकने का दायित्व किसका होगा? उस प्रकार की गतिविधियों को चुनाव का रोकने का जो दायित्व होता है वो तो चुनाव आयोग का होता है। तो कहीं नहीं, ना तो कहीं जब जितना भी आप जीते साहब, कांग्रेस या विपक्ष जहां जहां पर जितना जीता, वहां पर क्या वोट चोरी नहीं हुई? तो ये तो चुनाव आयोग तय करेगा कहाँ वोट चोरी हुई। हमारा काम था विपक्ष का, हमने बताया कि वोट चोरी कितने प्रकार की होती है, हमने बताया कि डुप्लीकेट वोटर किस प्रकार के बनाए गए, हमने बताया कि फेक एड्रेस किस तरह यूज किए गए, हमने बताया कि एक ही मकान पर कितने 100 लोगों का वोटर आईडी कार्ड पकड़ गया, हमने बताया कि किस तरह फॉर्म 6 का मिसयूज किया गया। तो आज कहीं ना कहीं विपक्ष अपना काम पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ कर रहा है। आज सवाल खड़ा होता है चुनाव आयोग पर, ऐसा क्या कारण था कि सीजीआई का नाम क्यों हटाया गया? आज सीसीटीवी के जो कैमरा फुटेज है वो क्यों सार्वजनिक नहीं की गई, उस पर क्यों रोक लगा दी गई? आज सवाल खड़ा होता है कि एक ब्राजील मॉडल की जो फोटो है वो 22 वोटर के नाम पर लगी हुई पाई गई। आज ऐसा क्या कारण है कि एक ही महिला की 100 फोटो अलग अलग एड्रेसों पर पाई गई? तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी किसकी है और कहीं ना कहीं ये सवाल किस पर खड़ा हो रहा है? तो आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आज चुनाव आयोग कटघरे में है और आज कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को यानी कि आपको सीधे तौर पर लगता है कि जो चुनाव आयोग है उसको डायरेक्ट करने वाली सरकार है, यानी कि अपने हिसाब से मोड़ रही है सारे के सारे चुनाव और उसके नतीजों को भी। ऋषभ तिवारी, अब विपक्ष की तरफ से एसआईआर को बार बार गैर कानूनी बताया जा रहा है। गैर कानूनी बताने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भाई चुनाव आयोग पर तो पूरा कंट्रोल आप ही की पार्टी का है और यही वजह है कि बार बार इस तरीके से आप लोग जीत दर्ज कर रहे हैं। बीजेपी इसको खारिज कैसे करेगी और आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलकर असल मायने में चुनाव सुधारों की तरफ बढ़ने के लिए विपक्ष को, क्या आपको लगता है आपकी पोजीशनिंग है कि उनको साथ लाकर खड़ा कर दें? पूर्णिमा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है ऋषभ जी। धन्यवाद। झूठ, छलावा, धोखा, षड्यंत्र, ये पर्यायवाची शब्द बन चुका है कांग्रेस के लिए, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इसी तरह वोट चोरी एसआईआर का रोना रोते रहे बिहार में। बिहार की जनता ने मोहर मार के बता दिया कि कमल फूल पे है विश्वास, एनडीए पे है विश्वास, और ये झूठ के जो आलोचना करते हैं इनको घर बैठाने का काम किया है। मैं आज सदन की ही बात करता हूं। संसद सत्र चल रहा है मैडम, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन सो कॉल्ड अपने आप को कहते फिरते हैं, लेकिन उसकी मर्यादा उनको यह नहीं पता कि सदन में झूठ नहीं बोला जाता है। मैं उनसे स्पष्ट पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने एक वक्तव्य को कोट किया कि पहले जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर का जो चुनाव होता था उसमें सीजीआई और एलओपी को रखा जाता था। अरे कौन सा नशा करके गए थे साहब सदन में? क्या सोच के गए थे सदन में? एलओपी को आज तक जगह नहीं दी गई थी उनके सिलेक्शन के लिए। 2005 में सोनिया गांधी जी डायरेक्ट नॉमिनेट कर दी। क्या पोस्ट था उनके पास? सीजीआई को दी गई थी या नहीं दी गई थी, ये भी झूठ है। नहीं, एलओपी कब था? मैंने एलओपी की बात कर रहा हूं। इंडिया को आपको हटाना पड़ा। एलओपी की बात मैं कर रहा हूं ना। विशाल लोधी जी, पहले मैं ले लेती हूं काउंटर क्वेश्चन, 2 मिनट रुकिए। अरे बीच में नहीं बोला था। हाँ बोलिए ऋषभ जी बोलिए।
हाँ, सारा ज्ञान तो आप ही लेकर बैठे हैं सर, इसीलिए जनता घर बैठाई है। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, 2005 में सोनिया गांधी जी किस दायित्व पे थी? चुनाव जीतकर आए कांग्रेस पार्टी, मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन जी को बनाए और सुपर पावर लेके सोनिया जी बैठ गई। 2012 में आपने सीजीआई का इलेक्शन कराया, 2014 इलेक्शन को देखते क्यों आप प्रभावित करना चाहते थे चुनाव? पूछना चाहता है वो, आज पूरा देश इन चीजों को भी तो देख रहा है, आपके इतिहास को भी देख रहा है। कहने का विषय यह है पूर्णिमा जी, ये अपने अंदर आकलन करेंगे नहीं। कितने ऐसे सीट्स थे जहां पे ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े? 65 लाख का रोना ये रोते आते हैं। 65 लाख में कितने लोग डेथ कर गए थे, उनको वापस रिफॉर्म की भी बात आई, कितने लोग सड़क पर निकल कर आए। एक हफ्ते का एक जनरली टेक्निकल ड्यूरेशन होता है। अगर किसी को चुनाव के रिजल्ट से दिक्कत था, किसी कैंडिडेट को दिक्कत था, कितने लोग एफआईआर के लिए गए, कितने लोग री इलेक्शन के लिए गए, कितने लोग ने पिटीशन डाला? एक सिंगल नाम, एक उम्मीदवार निकल कर नहीं आया पूर्णिमा जी। केवल विपक्ष को रोना है और इनको अभी भी सबक नहीं आ रहा। इनके प्रवक्ता अभी भी नहीं सीख रहे कि इस तरह से जनता कटती है। थोड़ा सजेशन ले लीजिए मोदी जी से, पहले ही कहा था सदन शुरू होने से पहले कि सजेशन ले लीजिए, कुछ जानकारी चाहिए हमसे सीख लीजिए, वरना जो ये 6 सीट लेकर आए ना 60 में से, थोड़ा शर्म कीजिए, उसे बढ़ाइए। ठीक है। कपिल श्रीवास्तव साहब, देखिए उपचुनावों की तो आप लोगों ने बात कर दी, ये कहा कि उपचुनावों में भाई वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती हुई है। फिर ये भी कह दीजिए कि अगर इतना ही भरोसा आप लोगों को ईवीएम पर कभी था ही नहीं या एसआईआर की प्रक्रिया पर आज नहीं है, तो फिर अभी लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इतनी सीटें जीती तो खारिज कर देते उसको, कहते कि नहीं ये तो पूरा का पूरा चुनाव दोबारा होना चाहिए क्योंकि इसमें तो डकैती हुई है। लेकिन वहां पर क्योंकि जीते इसीलिए कुछ नहीं कहा और अब हारने लगे हैं तो फिर सवाल उठाते। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड कैसे जनता के बीच में आप जो बातें पहुंचाना चाह रहे, ट्रस्ट डेफिसिट तो फिर वहां पर भी होगा ना कपिल जी? एक बात बहुत सीधी सी, भारतीय जनता पार्टी यू टर्न लेने वाली पार्टी। सबसे पहले अगर ईवीएम का किसी ने विरोध किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आपको याद होगा? बिल्कुल याद है सर। इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इनके राज्यसभा के सांसद नरसिम्हा राव साहब, इन्होंने बकायदा बुक लिखी पूर्णिमा जी कि कैसे ये हैक की जा सकती है और कैसे हैक। मोहम्मद अमीन साहब, मैं आपके पास आती हूँ। आज एक तो देखिए सीजीआई को हटाने को लेकर सवाल पूछे गए कि आप उसको क्यों नहीं करते, एसआईआर को लेकर बार बार सवाल ही उठ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि एक चुनाव की पारदर्शिता होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तो है ही, सरकार की भी है। अगर कोई लूप होल्स हैं तो उनके करेक्शन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है, सरकार की भी है। अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उन विपक्ष के सवालों को दूर करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि एसआईआर की प्रक्रिया अब हो रही है। एसआईआर की प्रक्रिया 2004 में भी हुई, एसआईआर की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर उसके बाद भी हुई जब इनकी यूपीए की सरकार थी। तब एसआईआर में कोई समस्या किसी को नहीं दिखी। अब अचानक से इनको वोट चोरी और डकैती दिखने लगी है। पूर्णिमा जी, मैं तो इस बात को कहूं कि आपको याद होगा कि जब ये मुद्दा था तो हमारे मिस्टर गोयल थे पंजाब कैडर के, उनको 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर उनको जो है 2 दिन के अंदर इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया। वो कारण क्या था कि आज़ादी के बाद से मोदी तक ये हुआ कि 3 नाम आईएएस, सीनियर आईएएस अफसरों के दिए जाते थे प्रधानमंत्री कार्यालय को, और उसमें प्रधानमंत्री एक बार टिक कर देते थे, वो उसका चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जाता था। ये तो रही प्रक्रिया। इस बात को लेकर बड़ा हुआ कराई हुआ। सुनील कौशिक जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ। आज की इस पूरी बहस जो अभी तक चली, इसमें आपको क्या समझ में आया? ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ नैरेटिव गढ़ने का है या सरकार भी कहीं ना कहीं एडमेंट नजर आती है कि भाई कौन से चुनाव सुधार की आप बात कर रहे हैं? लेकिन अगर एडमेंट होती तो एसआईआर की प्रक्रिया ही नहीं होती ना, ज्यादा आसान होता फिर तो वोट चोरी करना। करते अपने हिसाब से मैनेज। देखो पूर्णिमा जी, एसआईआर कार्यक्रम से पहले जो बिहार में शुरू हुआ तो सिर्फ एक ही मुद्दा था कि आधार कार्ड को सम्मिलित किया जाए। आधार कार्ड के बगैर एसआईआर हो रही है तो हम इसको मानेंगे नहीं। एसआईआर कार्यक्रम में आधार कार्ड सम्मिलित हो गया। फिर कोई मुद्दा आया, कोई ऐसी बात विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में रखी क्या जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया हो? एसआईआर कार्यक्रम जो भी चल रहा है, जो भी एसआईआर कार्यक्रम चलाने का ब्लूप्रिंट है, वो मोदी सरकार ने तय नहीं किया, वो तय किया कांग्रेस की सरकार ने। और जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया 2003 और 2004 में जो रही वही प्रक्रिया 2025 में है।
विपक्ष कह रहा है कि साहब नागरिकता तय चुनाव आयोग करेगा। क्या, कौन तय करेगा? क्या चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय होकर के कहीं से लिस्ट वेरीफाई होकर आती है क्या, कि ये लिस्ट वेरीफाई कर दी गई है, अब इसको आप वोटर लिस्ट में सम्मिलित कर लीजिए? जो प्रक्रिया है, जो पैमाने देश के संविधान ने चुनाव आयोग को तय करने के लिए दिए हैं, उस व्यवस्था के हिसाब जो भी कागज चुनाव आयोग मांगता है वो देने हैं। उसमें वो बीएलओ को अधिकार है, बीएलओ जांच करेगा और बीएलओ जांच करने के बाद सम्मिलित या रिजेक्ट करेगा। उसके बावजूद भी 2 महीने का समय होता है कि किसी को भी गलत हुआ है, गलत नाम काट दिया या फर्जी तरीके से नाम जोड़ दिया, वो 2 महीने में आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए और डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है वो तय करता है क्या सही है क्या गलत है, इसमें क्या गलत है और क्या सही है। जो बार बार ये मांग उठती है कि साहब सीजीआई होने चाहिए, जो गोयल साहब का परिचय जो बता रहे थे अमीन साहब, वो पूरे देश को मालूम है कि गोयल साहब की नियुक्ति तत्कालिक हुई, उसको लेकर के कुछ लोग गए और वो तत्कालिक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि सीजीआई भी होगा, लेकिन जब तक भारत सरकार इस पर कोई नियम नहीं बना देती, कोई नियम था ही नहीं। चुनाव आयोग की नियुक्ति का कौन सा नियम था? 3 सीनियर आईएएस जाएंगे, पीएमओ उसमें से एक क्लिक कर देगा, यह प्रक्रिया थी। तो इस प्रक्रिया में जो तब भी अब कर दिया कि साहब नेता विपक्ष होगा, सरकार प्रधानमंत्री होंगे और एक कैबिनेट मंत्री होगा। इससे पहले न तो कभी सीजीआई थे और न नेता प्रतिपक्ष रहा कभी, कि नेता प्रतिपक्ष को भी पूछ लिया जाए कि इसमें कौन होगा कौन नहीं होगा। तो अब इससे दर्द क्यों, यह समझना पड़ेगा। और दूसरा, कबीर जी कह रहे थे, पूरी बात नहीं कह पाए कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध किया। जिन मुद्दों को लेकर के जो किताब लिखी गई, जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, वो कांग्रेस की सरकार ने स्वीकार नहीं किए। किए क्या? नहीं किए। तब आप तो सत्ता में थे कांग्रेस की सरकार के साथ, जब आपने रिजेक्ट कर दिया सत्ता में रह करके, वही चीजें आप फिर दोहरा रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जो कर रही थी वो आप कर रहे हैं। ठीक है। सरकार की सीमाएं सबको पता है। कबीर जी की भी पार्टी की सरकारें रही हैं प्रदेश में और केंद्र में सहयोगी रही हैं। हर सरकार की एक सीमाएं हैं, उस सीमा के हिसाब से सरकारें निर्णय लेती हैं। केवल विपक्ष में लेकर के तो आप कुछ भी कह दीजिए नहीं। और फिर उसके बाद अगर फिर चर्चा होगी तो चर्चा हर बात पर होगी। फिर सवाल ये भी पूछा जाएगा कि भाई बीजेपी इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट कर रही है या फिर विपक्ष चुनाव परिणाम को स्वीकार करने के लिए अभी तक खुद को तैयार नहीं कर पाया है। अमीन साहब, अब आप तक आवाज आ रही है सर? एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आप अपनी बात को पूरा करेंगे। कपिल जी, मैं फौरन फिर उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। हाँ, तो उसमें यह हुआ कि जब ये मुकदमा हुआ तो उसके बाद सीजीआई ने ये कहा कि जब तक इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई है और जब ये आपने कोई नियम नहीं बनाए हैं तो आप पार्लियामेंट के अंदर अपना कानून बनाइए, कैबिनेट में पास करिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर अपना कानून बनाया और बना के बताया सुप्रीम कोर्ट को कि हमने जो है अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर तो होते ही हैं हर कमेटी के चेयरमैन सिलेक्शन के, और एक हमने गृह मंत्री या लॉ मिनिस्टर जो भी नोडल मिनिस्ट्री का होगा उसको हम एक रख लेंगे। ये 3 लोगों की कमेटी चुनाव करेगी। इस बात पे सीजीआई विड्रॉ हो गए। और क्या है जब कोई केस होगा चुनाव आयुक्त का, अगर सीजीआई के पास जाता है और सीजीआई मेंबर होंगे, ये समझ में इनके क्यों नहीं बात आती, वो किस तरह से उसका सुनवाई करेंगे, हमारी समझ से नहीं आता। ये कोई इस तरह की बातें नहीं है जिस तरह की इस तरह बातें की जाती हैं बार बार। और ये मुद्दा तय हो चुका। जहां तक सवाल रहा ईवीएम का, और उसके लिए आज ईवीएम की बात की जा रही है। ईवीएम के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि ईवीएम बैटरी ऑपरेटेड है, इसका इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं है। कई बार लोग कहते हैं दुनिया में यूज की जाती है। आप लोगों ने हैकेथॉन और सब कुछ आयोजित हो गया, वो तो सब किया जा चुका है ताकि ईवीएम पर जरा ये जितना भी शक शुबा है वो खत्म हो। उसकी कोशिश तो पहले कई बार की जा चुकी है। कपीश जी, मैं एसआईआर पर चर्चा क्योंकि कर रही हूं, वंदे मातरम पर नहीं जाना चाहूंगी। इसमें हालांकि नाम समाजवादी पार्टी का भी उस घटनाओं का है, लेकिन सर ये भी तो सवाल है ना बरकरार कि चुनाव सुधार की आड़ में वो कौन लोग हैं जो क्या हासिल करना चाहते हैं। बार बार इतनी गफलत पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पारदर्शी प्रक्रिया है, बाकायदा आपके एजेंट्स मौजूद रहते हैं, फिर भी सवाल ईवीएम से लेके एसआईआर पर। चुनाव कंडक्ट होते हैं, पोलिंग बूथ से आपकी ईवीएम जाती है, स्ट्रांग रूम में खुलती हैं, हर जगह आप लोगों के एजेंट्स मौजूद रहते हैं, उसके बावजूद बार बार सवाल। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहली चीज तो हम ये बता दें कि हमारी बात वहां छूट गई थी, वहीं से शुरू करें। सर बिल्कुल वहीं से करें। कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं ईवीएम का विरोध करती थी। इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा के सांसद रहे,
नरसिम्हा राव साहब, बाकायदा उन्होंने किताब लिखी और जिसका विमोचन आडवाणी साहब ने किया था। तो कह दीजिए फिर भाजपा उस समय झूठ बोल रही थी। भाजपा के हमारे प्रवक्ता जो बैठे हैं तिवारी जी मान लें कि भाजपा उस समय झूठ बोल रही थी। और दूसरी बात मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि जो चीज कांग्रेस ने गलत की उसके लिए पैमाना तय हो गया क्या कि वो भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। हम कांग्रेस के ही विरोध पर जन्मे थे और हम लोगों ने मुतवातिर कांग्रेस का विरोध किया है। लेकिन कांग्रेस एक सांप्रदायिक दल नहीं है, इससे देश के अमूलचूल जो सुख समृद्धि उस पर खतरा नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको कह रहा हूं कि जब सीजेआई उसमें थे तो उनको हटाने की क्या आवश्यकता थी। अगर नियम कानून संसद को तय करने थे तो एक मुख्य न्यायमूर्ति को रख लेते या किसी न्यायमूर्ति को रख लेते। और ये बचकानी हरकत कौन कर रहा है कि कह रहा है अगर उसमें सीजेआई शामिल होंगे और कोई विवाद होगा तो वो कैसे देखेंगे। ये किस आर्टिकल के तहत है? क्या सीजेआई अकेले हैं क्या वहां? अच्छा कपिल जी, जस्ट टू क्लैरिफाई मुझे ये बताइए, कोई लाभार्थी है क्या? कपिल जी मुझे जस्ट टू क्लैरिफाई मुझे ये बताइए कि मान के चलिए कि अगर इसमें शामिल कर देते हैं सीजीआई को तो फिर एसआईआर से कोई समस्या नहीं, कोई डकैती नहीं हो रही, मान लेंगे फिर ये? पहली बात, जब आप अधर्मज संतान को जन्म नहीं देंगी, यस मैन की नियुक्ति नहीं करेंगी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहा कि नहीं कहा जब सीबीआई की जो है वो निदेशक नियुक्त किया गया था। नहीं, फिर ये भी साथ में बताइए सर कि फिर जब सरकार सर ये फिर ये भी बताइए कि जब 2004 के दौरान 2004-9 यूपीए का कार्यकाल था, उस वक्त जब हुआ एसआईआर, गलत किया था इन लोगों ने? नहीं करना चाहिए था एसआईआर? नहीं, एसआईआर इससे पहले भी 8 बार हुआ है। हाँ हुआ है ना? लेकिन दोनों की प्रक्रियाओं में अंतर है। अगर किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता अगर किसी अशिक्षित व्यक्ति से ली गई हो तो बताइए। हाँ। नहीं, आप लोगों को आधार को लेकर ऑब्जेक्शन था, कोर्ट ने कहा आधार को शामिल करिए, आधार शामिल कर लिया गया। उसके बाद पहली आपकी आपत्ति तो यही थी ना सर? पहली आपत्ति शामिल नहीं, सुन तो लीजिए, अगर हम लोग नहीं गए होते तो क्या शामिल होता? तो अच्छी बात है, आप लोगों ने शामिल करवा दिया, क्रेडिट जाता है फिर इस बात के लिए। तो अरे भाई सुन तो लें पूर्णिमा, या तो आप पूरा क्वेश्चन कर लीजिए, हर बात पे टोकिएगा तो हम कैसे कह पाएंगे? नहीं सर, काउंटर्स आएंगे तो फिर तो मैं रखूंगी ना। नहीं, आप रखिएगा, आप इकट्ठे रख लीजिएगा। नहीं ऐसे नहीं होता है ना कपिल जी, ऐसे नहीं होता है, बातों से बातें निकलती है ना सर, फिर बात दूर तलक जाती है। आपने उस समय भी मौका नहीं दिया, बात फिर दूर तलक। सर आपकी आवाज चली गई थी तो मैं सर क्या बोलूं अब, मैं जो है मैं टावर लेकर नहीं खड़ी हूँ ना सर कपिल जी, मैं मोबाइल के टावर्स लेकर नहीं खड़ी हूँ ना कपिल जी। दोषारोपण बेवजह का मत करा करिए सर। मेरी बात हो जाए फिर आप पूछ लीजिएगा। बोलिए, आपके क्वेश्चन को मैं रोक थोड़ी ना। अच्छा बोलिए, अब बोलिए ना कपिल जी, बोलिए। मैं बहुत स्पष्ट सी बात ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग जो है जब धर्मज पुत्र के रूप में काम करेगा, अगर सीजीआई या मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति उसमें हो जाए, तब ये तो नहीं होगा कि चुनी जो सरकार है वही चुन रही होगी। जो पहले चुना जा रहा था और जो अब चुना जा रहा है उसमें अंतर ही क्या है? अगर कांग्रेस कोई काम अपने रिजिम में गलत की हुई है तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है तो वो ठीक है। मुझे आप बताइए इसके पीछे कोई तर्क हो। और मैं तीसरी चीज आपसे पूछ रहा हूं कि जिस एसआईआर को लेकर के बिहार के अंदर इतना हड़कंप मचा, उसी सुप्रीम कोर्ट ने आखिर जब इन्होंने आधार नहीं माना तो उसने कहा ना कि आधार को शामिल करो। उसी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बिहार के 15 मुर्दे जाकर के जिंदा हो गए, जाके खड़े हो गए कि साहब मेरा नाम और मैं जिंदा। और आप बताइए जो ये 65 लाख लोग इन्होंने निकाले हैं, आपको मालूम है 100 विधानसभाओं में केवल हार का अंतर 200 से लेके 5000 वोटों के बीच का रहा है। जबकि इसमें 23 लाख लोग शामिल किए गए। उस 23 लाख लोगों में 0 नंबर मकान पे, एक ही मकान नंबर पे तमाम 200 जवाब लीजिएगा। लोग रजिस्टर्ड हैं। जल्दी से जवाब देंगे सर ऋषभ जी, जल्दी से। और जो बातें जो सवाल उठाए गए हैं मैं चाहूंगी कट टू कट उन्हीं का मुझे जवाब चाहिए इस वक्त। ऋषभ जी
पूर्णिमा जी, सबसे पहले एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, इन्होंने अपने वक्तव्य को रखने से पहले कहा था कि यू टर्न, जितना यू टर्न मुझे भारत 24 चैनल जाने में नहीं मिलता होगा उतना यू टर्न तो ये समाजवादी पार्टी मारती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने अभी स्पष्ट कहा कि समाजवादी पार्टी का उत्थान ही कांग्रेस से लड़कर हुआ था। इट मींस आप कांग्रेस से लड़कर, आपातकाल से लड़कर समाजवादी के रूप में निकल कर आए और उसी कांग्रेस के गोद में जाकर अखिलेश यादव जी बैठ जाते हैं, तो आपका नैतिकता कहां रहता है? जो हमसे पूछते हैं, आपने लेटर लिखा था ईवीएम के विरुद्ध में। साहब, कोई भी अगर सिस्टम देश में न्यू आता है तो उस समय नई चीजों का एडॉप्शन के लिए कई सारी क्वेरी की जाती है। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते, एक जिम्मेदार पार्टी के नाते ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? खुद ही ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे। बीमारी है क्या? रखते हुए ऋषभ जी जो सवाल उठाए उनका जवाब दीजिए ना प्लीज। नहीं, मैं जिम्मेदारी से उसी सवाल पे आ रहा हूं मैडम। इन्होंने कहा है ना कि आपकी जो लेटर लिखा था ईवीएम का विरोध भाजपा ने किया था, वो एक सवाल ही है मैडम, उस पे ही जवाब दे रहा हूं मैं। लेटर नहीं भाई, किताब लिखी है। लेटर तो अलग की बात है, तो मैं बाकायदा किताब लिखी है। ठीक है भाई साहब, जवाब दे रहा हूं। आपने तो विरोध में समाजवादी निकला कहां से? समाजवादी निकला कहां से? अरे समाजवादी निकला, समाजवादी पार्टी की जब गठन हुई थी ना, तो कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद लग के नारे के साथ हुई थी। कपिल जी, नैतिकता तो भूल गए समाजवादी और हमें ज्ञान दे रहे बैठकर। अंग्रेजों के पिट्ठू जनसंघ से निकले। भाई साहब, कांग्रेस के गोद में बैठने नहीं गए थे हम बस। और आपके तरह तो आपने कभी नाखून कांग्रेस के तरह कांग्रेस का तलवा चाटने नहीं जाती है भारतीय जनता पार्टी। हमें मत सिखाइए, हमें मत सिखाइए। बेजवाब अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदा अपनी गवाही से लीलाधर वाजपेयी को सजा करवाई। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, इनकी यही दिक्कत है, इसीलिए ना जनता जुड़ती है ना ढंग से चुनाव जीत पाते हैं। यही दिक्कत है, बीच में बोलेंगे। राजनीतिक मोतियाबिंद और राजनीतिक बहरापन का जाता नहीं है। बीच में क्यों बोल रहे हैं साहब? पुत्र पैदा करके एसआईआर सही काल से कर लोगे? ये बताओ, ईवीएम का तुमने तबने क्या होता है? लठैत का सरकार नहीं है, योगी जी की सरकार है। गुंडागर्दी 1 मिनट में शांत कर दिया जाता है यहाँ पे। लठैतगिरी मत कीजिए, लठैत की सरकार नहीं है ये। सारा मिट्टी में माफिया मिल जा रहा है। ज्यादा शौक है माफिया बनने का ना, तो बता दीजिए एड्रेस। कानून का बुलडोजर हर जगह पहुंचता है, कानून का बुलडोजर हर जगह पहुंचता है। ज्यादा गुंडागर्दी का अगर चस्का चला है, ज्यादा शौक, कुछ सवाल इलेक्शन कमीशन से है बाजी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए कुछ सवाल मैं जवाब दे रहा हूं मैडम। सर 30 सेकंड्स में जवाब दे देंगे अगर ऋषभ जी, तो प्लीज दीजिए जरा। मैं फिर उसके बाद हेडलाइंस के लिए जाऊंगी। आप समझिए, मेरे पास 5 मिनट सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं कि 4 लाइन वो बोले फिर उसका 4 लाइनों में जवाब आप दीजिए। मैंने इसीलिए पहले कहा कि जो इन्होंने सवाल उठाए उन सवालों का जवाब दे दीजिए, इसीलिए कहा मैंने। मैम, सवाल का जवाब कोई देगा, बीच में कूदने लग जाएगा तो सर, आदमी क्या करे? उसको तो नहीं रोक सकते ना सर, किसी का गला नहीं पकड़ सकते ना, क्या करें बताइए। मैंने सिर्फ एक बात पूछी। तो ठीक है, आप लोग रुक जाइए, मैं पहले हेडलाइन दिखाऊंगी। मुझे मत बोलिए। ठीक है, वापस चर्चा की तरफ लौटते। 30 सेकंड्स का टाइमर रखेंगे। कपिश जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। ऋषभ जी जवाब देंगे। ऋषभ जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? ठीक है जी मैडम, मेरा टर्न है जी। 30 सेकंड्स दे रही हूँ, प्लीज जवाब पे स्टिक रहिएगा। और कपिश जी, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे प्लीज, बोलिएगा। मैम, सबसे पहले एसआईआर आपने भी कहा था, मैं भी कहता हूं, 52, 53, 65, 61, 56, 57, 83, 84, 87, 89, 94, 2002, 2004 इन कार्यकाल में भी हमारे विरुद्ध रहने वाली पार्टियां की सरकारें रही हैं। उस समय भी एसआईआर हुआ। ये एसआईआर पे इनको दिक्कत नहीं है, इनको ईवीएम लगता है हैक हो गया, लेकिन यह दिल हैक होता है मैडम। और दिल हैक तब होता है जब अंत्योदय मूल मंत्र से विकास की गति से योजनाएं जनता तक पहुंचती है। मेरा इतना ही कहना है कि आप एसआईआर ईवीएम पे रोना रोते रहिए। जनता को पता है कि विकास की राजनीति कौन कर रही है। अभी भी सजेशन दूंगा, हमें भी दिक्कत होता है कि कमजोर विपक्ष जब नजर के सामने आता है। लोकतंत्र में विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका होनी चाहिए जितनी सत्ता पक्ष की है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमने विपक्ष में लंबा समय बिताया, हम कभी भी सरकार का विरोध करते करते देश विरोधी संविधान, ये बीमारी आ गई। ये बीमारी है। आयोग अपनी स्वेच्छा से जरूरत के अनुसार लेता है। मोहम्मद अमीन साहब 30 सेकंड्स रखते हैं। ये बीमारी है। मेरा सवाल ये है आपसे पहला कि जो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट है वो सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से 1 महीने पहले दी जानी चाहिए, क्या ये संभव है सर? अमीन साहब।
देखिए ये शोर मचा रहे थे, जरा एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो मशीन हाँ। रीडेबल वोटर लिस्ट है वो 1 महीने पहले सभी राजनीतिक दलों को दी जानी चाहिए, राहुल गांधी कह रहे हैं, ये मुमकिन है क्या? क्यों नहीं है, हमेशा दी जाती है। इलेक्शन जब होता है उससे 1 महीने पहले मिल सकती है इनको, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वोटर लिस्ट दे दी जाती है, जिसको चाहिए चेक करिए, और हर उसको दी जाती है जो रजिस्टर्ड पार्टी है। और ये जो चुनाव के बाद 45 दिन बाद जो फुटेज डिलीट कर दिए जाते हैं, इनको ना डिलीट किया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? करता है तो भी दी जाती है, ऐसी कोई व्यवस्था है सर? 45 दिन बाद फुटेज ना डिलीट किए जाए, ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या? क्या मतलब सर 45 दिन बाद जो फुटेज डिलीट कर दिए जाते हैं वो ना हो, ऐसी व्यवस्था संभव है क्या? नहीं, वो तो देखिए रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो 45 डेज का है, 40 डेज के बाद 45 डेज से नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें 45 दिन बहुत होते हैं मैडम, 30 और 15, 45 दिन, 1.5 महीने का समय है। आपको कोई पिटीशन करना है, कोई प्रॉब्लम है, आप 45 दिन के अंदर ले लीजिए, और वो आपको नहीं मिलेगी, वो न्यायालय को जाएगी कॉपी। ऐसा क्या कर सकता है सर चुनाव आयोग? ऐसा क्या कर सकता है चुनाव आयोग? क्योंकि ये कहा गया कि भाई आपने सीजीआई को हटा दिया, 2023 में कानून बदल दिया, अब चुनाव आयोग क्योंकि एक संवैधानिक संस्था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? नहीं करिए ना कार्रवाई, कर तो रहे लोग, ये लोग बदनाम कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कार्रवाई कर रहे हैं पूरी अपोजिशन पार्टी की बात कर रहे हैं, ये को धूमिल करने में लगी हुई है, प्रवक्ता के रूप में क्या बैठे कर हुए सकते हैं हैं लोग? ये चुनाव आयोग के प्रवक्ता तो है नहीं, जेनविन आपको बात कहनी चाहिए, इतने जबकि बड़े पद पर आप रहे हैं, किस तरीके की आप बच्चों की बातें करते हैं कि अगर मुख्य चुनाव आयोग उसमें होगा तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी नहीं रह जाएगा कि वो जो है सीजीआई इनके विरुद्ध जो है कमीशन। लेकिन फिर कपिल जी आप लोग जैसा चाहते हैं कि भाई वापस से बैलेट पेपर के दौर में चला जाए, तो नहीं हो सकता ना, वो संभव नहीं है ना। फिर आप प्रोग्रेसिव होंगे, आप रिग्रेसिव होंगे, ये तो आपको तय करना पड़ेगा ना। विशाल लोधी जी, विशाल लोधी जी सर पहले बोलिए, अमीन जी पहले आप बोलिए। ओके अमीन जी पहले अपनी बात। आपको एमएलसी भेज देगी, घबराइए मत। एक एक करके कपिल जी, कुछ किसी का नहीं सुनाई पड़ता है सर, ऐसे मत किया कीजिए प्लीज। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के हिसाब से चले, वो नहीं चलेगा। अरे आप राज्यसभा अगले साल चले जाएंगे, चिंता मत कीजिए। विशाल लोधी जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि 12 राज्यों में एसआईआर गैर कानूनी है, अब इसमें आगे क्या, कोर्ट जाने का रास्ता है या सिर्फ वही नैरेटिव बिल्डिंग होगी जो चल रही है? जी बस फिर से सवाल पूछ लीजिए, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने पूछा सर कि जो आप 12 राज्यों में चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया, उसको आप गैर कानूनी, गलत पूरी तरीके से बता रहे हैं, तो अब ये बताइए कि इसको कानूनी पटल पर मतलब कोर्ट ले जाने का तरीका है क्या है फिर, या नैरेटिव बिल्डिंग चलती रहेगी? देखिए जो संसद है वो धर्म का मंदिर होता है, सारी चीजें वहां पर जनता के मुद्दे, जनता की परेशानियों पर चर्चा होती है। तो आज कहीं ना कहीं जो एसआईआर का मुद्दा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने क्या कहा, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी आज बोला कि जो रीडेबल वोटर लिस्ट है वो चुनाव के 1 महीना पहले सभी विपक्षी दलों को, यहाँ तक जो सत्ता में हो या विपक्ष में, सबको 1 महीना पहले प्रोवाइड करा देनी चाहिए। और जो सीसीटीवी फुटेज है उसको नष्ट करने का जो नियम इन्होंने बनाया है उसको बदल देना चाहिए। कितने दिन तक रखना चाहिए? चुनाव के दौरान कितने दिन तक रखना चाहिए बताइए? जब तक विपक्ष तो 45 दिन तक विपक्ष सोता रहता है क्या? हाँ, मतलब हार भी मनाइएगा तो 45 दिन मनाइएगा क्या? सुनिए कोमा जी, जब लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी 45 दिन का नियम बदल दीजिए। अरे आप जागिए ना हुजूर, 45 दिन बहुत होता है, जाइए अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवाइए, लीजिए सीसीटीवी फुटेज। हार मनाने के लिए कितने दिन बंद कमरे में चले जाइएगा बताइए? कोप भवन में कितने दिन रहिएगा? अरे फोरबा जी, किसने जारी करने के लिए कौन दे रहा था? अरे सर 45 दिन उनके पास उपलब्ध है, जब इतना नियम पता है तो ये भी पता होना चाहिए कि आप 45 दिन तक उसका रिकॉर्ड मांग सकते हैं। आप कह रहे बढ़ा दीजिए। चुनाव आयोग पर इतने सवाल हैं, चाहे एसआईआर के माध्यम से हो, चाहे चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से, तो
पूर्णिमा जी कहीं ना कहीं आज जो भी विपक्ष मुद्दे उठा रहे हैं, जो मुद्दे बात रख रहे हैं, चुनाव के दौरान किसी भी लाभ की चीजों को जनता को ना दिए जाए, इस पर रोक लगानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अधिकार है ना आपके मुद्दों को रखने के, उसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का भी इस्तेमाल करिए। फिर अगर आपके पास समय सीमा है, जाइए मांगिए वो फुटेज और फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन दर्ज करवाइए ना। ऋषभ जी 10 सेकंड में बोलिएगा प्लीज, फिर उसके बाद सुनील कौशिक जी से क्लोजिंग कमेंट होंगे। चुनाव गंभीरता से ले रहा है। अरे सर, चुनाव आयोग अभी तक के सारे चुनाव आयोजित करवाता रहा, आपको चुनाव आयोग की गंभीरता नहीं दिखती? गजब बात करते हैं सर। कोई चुनाव आयोग की गंभीरता नहीं, चुनाव आयोग की गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी। पूर्णिमा जी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, इनको एक जन्म दे दिया जाए, शायद वो भी कम पड़ेगा। पूरा जन्म दे दे चुनाव आयोग को, क्योंकि पूरे जन्म भर ये विपक्ष में रहेंगे। दे दो भैया। कौशिक साहब शुरू देखो करें। पूर्णिमा जी, जो भी राजनीतिक दल अपने वरिष्ठ नेताओं की समीक्षा नहीं कर पाते या उनके पास जवाब नहीं होता, तो यही जवाब होता है कि दूसरे पर गलती टाल दीजिए। और यही हो रहा है आजकल लोकतंत्र में। मतलब राहुल गांधी पर सवाल खड़े करेंगे, अखिलेश यादव पर सवाल खड़ा करेंगे, ममता बनर्जी पे या तेजस्वी, बात खड़ी है। आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दीजिए, तो अपने कार्यकर्ताओं को जवाब देने का सीधा सीधा व्यवस्था है कि हमारी गलती नहीं है, हम जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए, चुनाव आयोग की वजह से हम चुनाव हार रहे हैं, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है। आप देखिए विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि अयोध्या जैसे जीतने के बाद समाजवादी पार्टी ने क्या कहा था, लोकसभा में जीतने के बाद क्या कहा, और हारने के बाद उपचुनाव में क्या कहा, ये समझना पड़ेगा ना। और समाजवादी पार्टी बड़ा दिमाग से चल रही है। आप देखिए चुनाव आयोग के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं और 50 नेताओं की फौज तैनात करने की तैयारी भी हो रही है। जाइए एसआईआर कार्यक्रम देखिए, अपने लोगों का सहयोग कीजिए। हम वरिष्ठ नेता हैं, वो चुनाव आयोग ठीक है। लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ने की बात विपक्ष कर रहा है, लेकिन साथ ही ये भी समझना होगा कि भाई ये लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई है या फिर अपनी सत्ता को मजबूत करने की लड़ाई है। इस पर भी थोड़ा सा आत्ममंथन हो जाना चाहिए। ऋषभ जी मेरे पास समय नहीं है, माफी चाहूंगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विशाल लोधी जी, कपीश जी, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब थे, सुनील कौशिक जी हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दहाड़ में मौजूद रहने के लिए।